बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो असल ज़िंदगी पर मबनी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज़्यादा इसरार पे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बाज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नज़र ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बिलातर थी। काफ़ी देर जदोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता था। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था भी तो वो मेरे इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद ना था, और ऐसे में इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद इन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने बेइख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइवर कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब इन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था, वैसे में इनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कश्फ अली मैंने जवाब दिया, मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। बिल्कुल खामोशी थी, ना इन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक मिरर से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पर एक बाहिमी मुस्कुराहट थी, इसका मतलब मैं नहीं समझा। और अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर ना आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी।
دور دور تک پھیلا قبرستان اپنی اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ اپنی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے۔ یہاں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پر اسرار انداز میں بولا، نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا۔ میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا، یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ اگر سمجھ جاتا بھی تو یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی علاقے پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسے کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے۔ وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے۔ کالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلدی ہی اس احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو۔ فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے، کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد نے کہکے لگائے۔ تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ اسد فہد اعتماد سے بولا، میں نہیں مانتا۔ تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسے کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا۔ دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا، اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزت دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات کو تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے تھے۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا تھا۔
نہ کوई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया। कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छू कर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था, दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे की भी आवाज़ ना थी। दोनों की निगाहें इधर उधर में तलाशी फिर रही थी, शायद इन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन या भूत की, जो इंसानों को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहाँ ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई ना तो कोई जिन, कुछ भी ही नहीं देखा। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं है। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, असद ने फातिहाना अंदाज में फहाद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और हवाएं तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नज़र अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब तो नहीं, एक हकीकत थी। वो सब सच था। फहाद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया, न जाने कहाँ चला गया। कौन था और क्या चाहता था? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीने पसीने हो गए थे। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में पहुंच गए थे? असद और फहाद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें हैं। वो दोनों थक कर रुक गए। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब ही होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ हो। ऐसा मंजर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी, लेकिन बहुत कुछ हो गया था। सामने एक कब्र फटी हुई थी, इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था और इसके पास एक सफ़ेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक इसकी धड़कन रुक जाएगी। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया और खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठे गए। इन्हें बैठे हुए ना जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। इन्होंने पास से ही किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी। वो कौन थी? क्यों रो रही थी? इन सब बातों में अब फहाद और असद को कोई दिलचस्पी ना थी। अचानक रोने की आवाज़ें बढ़ने लगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए ये बातें भी कर रही थी। इसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी इन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो। शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है आप और क्यों रो रही हैं? असद ने इसके करीब आकर प्यार से पूछा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहाद की हमदर्दी पाकर वो इन्हें यहाँ से निकालने का रास्ता बता रही है। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों इसके पीछे पीछे जाने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और इस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इस कब्र के अंदर है। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी इसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नज़र इसके पाँव पर पड़ी। इसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया हो। इसके पाँव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरूह थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। इन्हें अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए, 1 मिनट, गाड़ी रोकिए। मैं अहमद की आवाज़ पर चूक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पर लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार वाक़या सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहाँ से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज़्यादा गहरी हो गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
फहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर दिखाई ना दिया, क्योंकि इनकी जगह बादलों ने ले ली थी। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि इनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। इन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया है कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन ये कब्रिस्तान तो ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटी, इसमें से एक सफेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरे हुए चलते रहे और साथ साथ दूर भाग भी पड़ते रहे। फिर कुछ आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनके सर पर लाखों काले कव्वे मंडला रहे हैं। इनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला हद से ज्यादा संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। भाग जाना चाहते हो तुम दोनों? मौत से भी कभी कोई भाग सके है, और तुम लोगों को लगता है कि इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा वो हमारी मर्जी से। ये आवाज़ न जाने कहाँ से आ रही थी, लेकिन इनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफ़ी थी। आवाज़ फिर से आना शुरू हुई। 21वीं सदी के इंसानों, तुम लोग क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। और कहके लगाने लगा। आवाज़ें आना बंद हो गई। बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लिए खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफ़ेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थी। वो रूहें बहुत भयानक थी। इनके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कवे मंडला रहे थे। अचानक एक कब्र कद वाला रूह आगे बढ़ा। इन दोनों को मारने के लिए वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थी। इन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरूह ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया, और कुछ बदरूहें असद का खून पीने लगी। हाथ चलाता रहा, मगर इन्होंने इसकी एक ना सुनी, और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वहां इस कब्रिस्तान में कोई ना था। फहद असद की लाश पर सर रख रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? इसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद जिंदा खड़ा कहके लगा रहा था। इसने एक नज़र सामने पड़ी लाश को देखा और एक नज़र असद की रूह पर। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत ना कर सका, और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर पड़ा। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी, और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ था। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ इसे देखा, और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आई, जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे, फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरे रात में क्या हुआ था इन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता? बैक मिरर से इनको देखा, क्योंकि वो असद मैं हूँ और फाद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहके लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा। फिर एकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक मिरर में देखा, वो दोनों मुझे नजर ना आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया था। मैं हैरत से मुंह खोले इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीने पहुंचते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पर मोड़ दी, जिससे मैं अभी सफ़र करके आया था। लेकिन मुझ पे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहाँ पानी का नलका लगा था, जहाँ हमने पानी पिया था। वो हाँ, कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहाँ दूर दूर तक कब्रें थी, वहाँ कोई कब्रिस्तान ना था। वहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू किया, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।